हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी एम्बिशन ट्यूटोरियल गांधी घाट नई बस्ती मिर्ज़ापुर से। आज मैं आप लोगों को अवतल दर्पण में यू वी तथा एफ में संबंध का निगमन समझाने जा रहा हूँ। पीछे फिगर मैं पहले से ही बना लिया हूँ, उसके कई टर्म्स हैं, कुछ गणितीय बातें हैं जो कि हमें समझाना है। इसके बाद की भी कई चीज़ें हमें समझाना है जो कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, उसे हम समझाने का दिया दोबारा वीडियो बना करके आपको फिर से समझा देंगे। फिगर बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये जो हम बनाए हैं फिगर में, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के ऊपरी पृष्ठ पर हम लोग कलाई कर दिए हैं, ठीक है। देखिए ये वस्तु AB है, वस्तु AB जो कि अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है। किरण आरेख कैसे बनाया आप समझिए। तो वस्तु AB से चलने वाली प्रकाशीय किरण हमारी BD है। क्या है? BD। वस्तु AB से चलने वाली प्रकाशीय किरण हमारी BD है। ये हमारी आपकी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस। ये तो पहला किरण आरेख में मुख्य अक्ष के समांतर लेके चला और परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से गया? फोकस से गया। दूसरा किरण आरेख में लिया हूँ BC, या इसे मैं यहाँ पर E मान लूँ, इस पॉइंट को क्या मान लूँ? E। तो दूसरा जो किरण आरेख में लिया हूँ B, जो कि वक्रता केंद्र C से होकर के जा रहा है। तो जब भी कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र C से होकर के जाता है तो उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। पिछली वीडियो में समझाया था, वीडियो नंबर 4 में आप देख सकते हैं। तो ये है जो मुख्य अक्ष के समांतर जो गया वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गया और वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाशीय किरणें उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। चैनल में आप चौथी वीडियो में देखेंगे तो किरण आरेख खींचने के नियम में बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाना है। देखिए बच्चों, परावर्तित किरण हमारी एक क्या है? DF, और एक आपतित किरण क्या है? B, और परावर्तित किरण भी क्या है? EB। दोनों कहाँ काट रही है? B डैश पर। ये B डैश पे काट रही है। तो इस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें A डैश B डैश प्राप्त हो गया। A डैश कैसे प्राप्त हुआ है? बिंदु B से B डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब मैं खींचूंगा, वो जहाँ मिलेगा वही पॉइंट A डैश हो जाएगा। वो आप देखेंगे कि वस्तु AB मुख्य अक्ष के ऊपर है और इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश मुख्य अक्ष के नीचे है, ठीक है। आपको पूरा किरण आरेख समझ में आ गया। देखिए ये हमारा फोकस है, ये ध्रुव P है। फोकस की ध्रुव से दूरी फोकस दूरी होती है, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा A डैश B डैश है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी होती है उसे B से प्रदर्शित करते हैं। ये आप देखेंगे क्या है? ये B। क्या है? B। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नहीं दूरी है, ये पोल यहाँ से इसकी दूरी है। ये यहाँ से आप ऐसे आएंगे, ये दूरी हमारी क्या है? B, और ये जो U है ये वस्तु की ध्रुव से दूरी कितनी है? U, ठीक है। अब देखिए कक्षा 10 प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि दो समकोण त्रिभुज यदि एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनकी लांबिक भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दो समकोण त्रिभुज हैं, एक है A डैश B डैश C और एक है A डैश B डैश C। A डैश B डैश C और A डैश B डैश C आप देखेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और ये 90 अंश है और ये कोण 90 अंश है, यानी कोण BAC 90 अंश है और B डैश A डैश C 90 अंश है। अतः इनके दो कोण बराबर हो गए, और जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो कोण समरूपता से वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ मैं लिखा हूँ, पहले लिखा हूँ अवतल दर्पण में UVF में संबंध का निगमन, ये आपकी हेडिंग होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे? फिगर बना देंगे, या पहले फिगर बना करके ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC, ध्यान से फिगर देखिए, त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C, A डैश B डैश C समरूप है। कैसे समरूप है? क्योंकि ये कोण 90 अंश बराबर हुआ, शीर्षाभिमुख से ये कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे? कोण समरूपता से समरूप हो जाएंगे। अब देखिए
समरूपता के नियम से। समरूपता का नियम कहता है कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखेंगे त्रिभुज ABC और A', B', C की लंब, सबसे पहले ऊपर त्रिभुज ABC लिए हैं और इसका लंब क्या है, AB है। इसका लंब क्या है, AB। और यहाँ पर जो त्रिभुज है A', B', इसका लंब क्या है, A', B' है। तो इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब बराबर इस त्रिभुज का आधार AC बटे इस त्रिभुज का आधार A', बराबर कर्ण बटे कर्ण भी होता है, परंतु इस निगमन में कर्ण बटे कर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वजह से क्या हो गया कि लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार से त्रिभुज ABC का लंब AB बटे इस त्रिभुज A', B' का लंब A', B' बराबर AC इस त्रिभुज का आधार AC बटे इस त्रिभुज का आधार A'। आप ध्यान देंगे जैसे आप पहले ऊपर वाले त्रिभुज को लिए हैं तो इसी त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब, इसके बाद इस त्रिभुज का आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। अगर त्रिभुजों की उल्टा फेरी आप कर देंगे तो फिर आपका निगमन नहीं हो पाएगा। चलिए, जिस प्रकार से त्रिभुज ABC और A', B', आपस में समरूप है, ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे A' मैं लिखा हूं त्रिभुज DEMF। क्यों? क्योंकि इस वाले निगमन में पहले मैं मुख्य अक्ष के ऊपर का लिया था त्रिभुज, तो जब मैं त्रिभुज A', B', F और DMF की बात करूंगा तो पहले मैं मुख्य अक्ष के ऊपर वाले त्रिभुज को लिखूंगा, ये निगमन में आसानी होता है ऐसा। तो त्रिभुज DMF तथा A', B', F समरूप है। ठीक उसी प्रकार से ये शीर्षाभिमुख कोण देखिए A', B', F और DMF में समझा रहा हूं, ये शीर्षाभिमुख कोण ये 90 अंश और ये भी कितना अंश है, 90 अंश है। समरूप हो गया। तो इस त्रिभुज का लंब, ऊपर वाले त्रिभुज का लंब DF बटे इस त्रिभुज का लंब A', B' बराबर इस वाले त्रिभुज का आधार MF बटे इस त्रिभुज का आधार A', F आपस में बराबर हो गया। ठीक है। अब अगला स्टेप है, हम जानते हैं कक्षा 9 में हम पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी आपस में बराबर होती है। तो आप देखेंगे BD मुख्य अक्ष के समांतर है और इसके बीच की लंबवत दूरी एक AB है और एक DM है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस वजह से मैं लिखा हूं चूंकि किरण BD समांतर किरण AP, BD समांतर किरण AP, आप चाहे इसे किरण कहिए चाहे मुख्य अक्ष कहिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि मुख्य अक्ष से भी कोई किरण जा रहा है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पे DM था उस DM की जगह AP लिख रहा हूँ। तो यही हमारा जो समीकरण था, देखिए DM की जगह मैं क्या लिख दिया, अब यहाँ देखिए BD बराबर किरण AP है, तो यहाँ पे जो हमारा क्या था BD था, BD चेंज होकर के किरण क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो देखिए DM यहाँ पे क्या है, DM, तो DM की जगह क्या मैं लिख रहा हूँ, DM बराबर AB लेने पर, DM बराबर AB लेने पर। तो देखिए यहाँ पे DM की जगह मैं AB लिख दिया, फिर यहीं पर A', B' था वो लिखा, FM की जगह FM लिखा और A', F की जगह A', F। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, FM यहां से लेके यहां तक की दूरी है। यहां लिखा है कि यदि दर्पण का द्वारक बड़ा हो, तो आप याद रखिए इस चीज को, जब दर्पण का द्वारक बड़ा होगा, द्वारक मैं समझाया था वीडियो नंबर 3 या 2 में कि द्वारक यही चीज है, जब दर्पण का द्वारक बड़ा होगा तो जो यहाँ से मैं लंब खींचा हूँ वो लंब जो यम DM का पाद यम जो ध्रुव से दूर है वो क्या हो जाएगा कि दर्पण का द्वारक बड़ा रहने पर ये यम दर्पण के कहाँ पाएगा, ध्रुव के पास आएगा। उस कंडीशन में जो FM है वो FP हो जाएगा। FM क्या हो जाएगा, FP। यह विकल्पना है निगमन का, कंडीशन है, दर्पण जो हम यूज करते हैं उसी कंडीशन यानी बड़े द्वारक के दर्पण का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है यदि दर्पण का द्वारक बड़ा हो तब FM बराबर FP, यानी जो FM है समीकरण 2 में उसकी जगह मैं आगे FP लिखने वाला हूँ। तो आप देख लो बच्चों, AB बटे A', B' यही रहा, इस FM की जगह FP लिख दिया और यहाँ पर A', F हो गया। इसे मैं मान लिया समीकरण 3। क्या मैं माना, समीकरण 3। अब बच्चों देखिए
समीकरण 1 तथा 3 से आप देखेंगे समीकरण 1 में ये बाईं ओर AB बटे A डैश B डैश है और समीकरण 3 में भी बाईं ओर AB बटे A डैश B डैश है। तो जब ये दोनों के बाईं ओर AB बटे A डैश B डैश है तो ये जो टर्म है AC बटे A डैश C और ये FP बटे A डैश F वो आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे? राम बराबर श्याम, राम बराबर श्याम, फिर राम बराबर लक्ष्मण, तो क्या श्याम बराबर लक्ष्मण नहीं हो जाएगा? या कहें यक्ष बराबर वाई, यक्ष बराबर जेड, तो वाई बराबर जेड। तो बच्चों यही चीज है, ए बी बटे ए डैश बी डैश यहाँ पर भी है, ए बी बटे ए डैश बी डैश यहाँ पर भी है, तो ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ पी बटे ए डैश एफ में ले लिया, यही हमारा समीकरण 4 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? समीकरण 4। अब मैं इसके बाद निगमन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक से करेंगे तो आपका निगमन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए, समीकरण 4 से बस आपको क्या करना है, सभी दूरियों को ध्रुव के पदों में, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का एक नियम था कि यू वी एफ की दूरी ध्रुव से नापी जाती है। तो बच्चों हम देखेंगे ए सी दर्पण में ए सी ध्रुव से नहीं है, तो बस आप कुछ ना करिए, ध्यान से समझिए। ए सी का एक लेटर ए है, उसके साथ पी जोड़ दीजिए तो पी ए हो गया, फिर सी के साथ पी जोड़ दीजिए तो पी सी हो गया, हुआ ना। अब आप फिगर में AC था, ध्यान से देखिए बच्चों, AC था, मैं A के साथ P जोड़ा तो PA हुआ और C के साथ P जोड़ा तो PC हुआ। फिगर में ध्यान से देखिए, PA बड़ा है कि PC? PA PC ना, तो PC छोटा है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, जो बड़ा रहेगा उसमें छोटे वाले को घटा दूं। ध्यान समझिए, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। AC है ना बच्चों, तो मैं AC को लिख रहा हूँ PA माइनस PC। अब ध्यान से देखिए, PA में से जब PC घटाएंगे तो AC आएगा कि नहीं? तो इसी AC की जगह पे मैं लिख दिया PA माइनस PC। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, A डैश C, A डैश C, A डैश के साथ P जोड़िए, C के साथ P जोड़िए, तो जब आप जोड़ेंगे A डैश के साथ P जोड़ेंगे तो PA और C के साथ P जोड़ेंगे तो PC, सॉरी A डैश के साथ P जोड़ेंगे तो PA डैश और C के साथ जोड़ेंगे तो PC। फिर आप फिगर देखिए कौन बड़ा है, PA डैश PC, यहाँ पे PC बड़ा है, तो क्या लिखेंगे PC माइनस PA डैश, फिर आप देखिए PC में से PA डैश घटा देंगे तो A डैश C आएगा और इसी A डैश C की जगह पर मैं लिखा हूँ PC माइनस PA डैश। ये निगमन को करने का शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चों, FP। अब आप देखेंगे FP ये खुद ही ध्रुव से दूरी है, तो इसमें P जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप जोड़ भी लो। तो आप देखेंगे FP में अगर आप P जोड़ेंगे तो PF, इसमें जोड़ेंगे तो PP, PF तो यही है और PP तो वही पॉइंट है। तो वही पॉइंट होने की वजह से यहाँ पे घटाने पर वही चीज आएगा, इसलिए हम लोग जो है FP को नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले से P उपस्थित है। तो FP लिखिए या PF लिखिए, एक ही चीज है। फिर आगे हम लोग बढ़े बच्चों, तो A डैश F है, A डैश F में P लगाइए तो PA डैश, F में P लगाइए तो PF। फिगर में आ जाइए, PA डैश आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक है और PF A डैश के पहले है, यानी PA डैश बड़ा है और PF छोटा है, तो क्या लिखेंगे PA डैश माइनस PF। हो गया बच्चों आपका निगमन 90% सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, PA आप देखेंगे, PA वस्तु की दूरी है बच्चों, और वस्तु की दूरी क्या है, U, तो चिन्ह परिपाटी के साथ रखेंगे। याद रखिए, ये जो PA है वस्तु की दूरी दर्पण के सामने है, तो इसे माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस। तो PA को क्या लिखा मैं, माइनस U माइनस PC, वक्रता त्रिज्या R है। PC क्या है, वक्रता त्रिज्या R, ये भी दर्पण के सामने है, तो इसे माइनस लिया गया, तो क्या हो गया माइनस R अपान में। फिर से PC आ गया बच्चों, तो PC क्या है,
PC आपका -R होगा, क्योंकि ये दर्पण के सामने ही है। PC आप देखेंगे दर्पण के सामने है, तो ये हो गया -R माइनस PA डैश भी दर्पण के सामने ही है, A डैश, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को B से प्रदर्शित करते हैं, तो PA डैश की जगह -B बराबर PF, ये हमारी फोकस दूरी है, ये भी दर्पण के सामने ही है। दर्पण के सामने या कहीं ये ध्रुव के बाईं ओर है या कहीं ये ऋण एक्स अक्ष में है, तो यह भी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। फिर बाई PA डैश ये भी दर्पण के ही सामने है या कहीं ये ध्रुव के बाईं ओर है, प्रतिबिंब की दूरी है, इसे हम फिर से माइनस लेंगे, -B माइनस PF है, PF फोकस दूरी है, फिर से ये बाईं ओर ही है, तो इसे हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुनी होती है, इसलिए R की जगह 2F लिखेंगे। पहले इसे हल कर लें, -U माइनस माइनस प्लस R अपान में -R माइनस माइनस प्लस B बराबर -F माइनस B प्लस F। अब क्या करना है बच्चों, R बराबर 2F, हमें क्या लेना है, R बराबर 2F लेना है। देखिए अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे R बराबर 2F लेंगे, तो -U प्लस 2F अपान में -2F प्लस B इक्वल टू -F अपान में, ये माइनस प्लस पहले करते हैं, माइनस बाद में, F माइनस B। अब क्या करना है, फिर यह गुणा कर लेना है, तो -U का F में गुणा होगा तो -UF, -U का -B में गुणा होगा तो +UB, उसके बाद 2F का गुणा होगा तो +2F स्क्वायर, 2F का -B में गुणा होगा तो -2FB, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू, हाँ इक्वल टू, शायद वीडियो टू स्टार चला जाएगा, नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, तो इक्वल टू का साइन हम लगा के नीचे लिख दे रहे हैं, समझिए, इक्वल टू -2F स्क्वायर -2FB, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो -2F का -F में होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर होगा, और -2F इसके हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, -F का B में गुणा करेंगे तो -FB। अब देखिए बच्चों, ये सॉल्व करना है, तो क्या हो गया, अगर आप देखिए इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन के बाद ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा, माइनस UF, यहाँ पे UB और FB है ना, तो प्लस UB प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2FB इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस FB। यही स्टेटमेंट बच्चों मैं क्या किया हूँ, फिर से लिख दिया हूँ। अब देखेंगे 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट जाएगा, आपका ये उस साइड जाएगा, तो माइनस UF प्लस UB इक्वल टू माइनस 2FB साइड आया, तो माइनस FB प्लस 2FB, 2FB। अब देखिए बच्चों, माइनस FB प्लस 2FB आपका FB हो जाएगा, तो माइनस UF प्लस UB इक्वल टू FB। इसके बाद आप कुछ नहीं करना, आपका निबंध हो गया है। याद रखिए, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, जब हम दोनों तरफ समीकरण में भाग करेंगे तो देखिए माइनस UF अपान में UVF प्लस UV अपान में UVF इक्वल टू FB अपान में UVF। UF से UF कट गया, माइनस 1/B प्लस UB से UB कट गया 1/F, FB से FB कट गया 1/U। इसका पक्षांतर कर दें
हमारा निगमन हो गया 1/f बराबर 1/b, ये माइनस की साइड गया प्लस और ये पहले से है 1/u। या यहाँ पे अगर ना समझ में आए तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये देखिए माइनस 1/b है, ये इस साइड हम लाएंगे समीकरण के, समीकरण के इस साइड लाने पर साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 1/f आपका यही रह गया, माइनस है उस साइड गया तो 1/b, ये माइनस है, समीकरण को साइड लेंगे और यहाँ पर 1/u, यही UPF में संबंध का निगमन है। तो आपका ये निगमन हो गया, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तल दर्पण में UVF में संबंध के निगमन को समझाएंगे। और ध्यान रखिए, फिर से कह रहे हैं कि ध्यान रखिए कि जिस तरीके से नामकरण है सेम वही नामकरण होगा, सेम तरीके से मैं वही त्रिभुज के कथन लिखूंगा, वही त्रिभुज समरूप करूंगा। पूरा प्रोसेस समीकरण 4 तक, ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 4 तक 1, 2, 3 और 4 तक उत्तल दर्पण में वही होगा। बस उसके बाद जब चिन्ह परिपाटी से रखेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा और आपका उत्तल दर्पण में भी UVF का जब निगमन किया जाएगा तो ऐसे ही फार्मूले का निगमन हो जाएगा। यानी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सूत्र एक ही होता है UVF में संबंध का। धन्यवाद।